हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में। तो दोस्तों हमारी वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। एएसआई ने हिंदू जैन मंदिर बनाने का विरोध किया, कहा धरोहर की पहचान बदली नहीं जा सकती है। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कुतुब मीनार में पूजा के अधिकारी वाली याचिका का विरोध किया है। सांकेत कोर्ट में सोमवार को दाखिल किए गए हलफनामे में कहा है कि कुतुब मीनार पूजा का स्थान नहीं है और इसकी मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता है। इस मामले में दिल्ली के सांकेत कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो दोस्तों दरअसल हिंदू पक्ष की दलील थी कि 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं, जिसके अवशेष वहां मौजूद है, इसलिए वहां मंदिरों को दोबारा बनाया जाए। इसी के साथ दोस्तों वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एएसआई ने कुव्वत इस्लाम मस्जिद में नमाज बंद करवा दी है। तो दोस्तों कुतुब मीनार सांकेत कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन जस्टिस निखिल चोपड़ा की बेंच के सामने दलील रख रहे हैं। वहीं जैन ने कहा है कि परिसर में पूजा की अनुमति मिले और मूर्तियों के संरक्षण के लिए ट्रस्ट बनाई जाए। तो दोस्तों कोर्ट ने जैन से पूछा कि क्या अपीलकर्ता को किसी कानूनी अधिकार से वंचित किया गया है। इस पर हरिशंकर ने आर्टिकल 25 के संदर्भ में कहा कि उन्हें पूजा के संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट में दाखिल याचिका पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपना जवाब सांकेत कोर्ट में दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं कानूनी तौर पर सही नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिमाचल की बलजीत कौर ने रच दिया इतिहास, माउंट एवरेस्ट सहित अब तक फतेह किए बड़े 12 पहाड़। तो दोस्तों देश की जाबाज बेटी बलजीत कौर ने 22 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। साथ ही इससे आगे बढ़ते हुए बलजीत माउंट लाहौत्से पर विजय पताका लहराने से भी नहीं चुकी है। तो दोस्तों इससे पहले 27 साल की बलजीत ने 2 सप्ताह के भीतर 8000 मीटर से ऊंची 2 चोटियों कंचनजंगा और अन्नपूर्णा पर विजय पताका लहराई थी। इसी के साथ दोस्तों बलजीत ने पिछले 25 दिनों में 48000 मीटर की चढ़ाई की है। इस दौरान बलजीत ने माउंट धौलागिरी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, माउंट लाहौत्से अपने कदमों से नापा है। इसके साथ दोस्तों चलते हैं आज के मौसम समाचार की ओर। आंधी बारिश ने उतारी मौसम की गर्मी, दिल्ली, राजस्थान, एमपी और यूपी में देर रात बारिश, 3 से 4 डिग्री गिरा पारा और बिहार में ऑरेंज अलर्ट। तो दोस्तों नौतपा से पहले दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और बिहार में मानसून का ट्रेलर दिखने लगा है। लगातार दूसरे दिन राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश हुई है, जिसकी वजह से विस्तारा और इंडिगो की कई फ्लाइट की उड़ानों को टाल दिया गया है। दोस्तों बारिश होने की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री औसतन गिरावट आई है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किमी घंटे रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। विभाग ने ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया है। वहीं बारिश होने की वजह से उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट देखने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक नौतपा बुधवार से शुरू हो रहा है। इस दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला जाता है। दोस्तों नौतपा में 9 दिन तक प्रचंड गर्मी रहती है। वहीं देश के कई शहरों के तापमान में 11.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। इसी के साथ दोस्तों बिहार के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया गया है। बिहार के मधुबनी, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद समेत 7 जिलों में देर रात बारिश हुई है। कई जिलों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी घंटा रही। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों के लिए ऑरेंज और 1 जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महंगाई पर डबल अटैक की तैयारी, पेट्रोल और डीजल के बाद इन चीजों पर भी मिल सकती है राहत। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती और रसोई गैस पर गरीबों को 200 रुपए की सब्सिडी देने के बाद केंद्र सरकार कुछ और राहतों पर विचार कर रही है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि एडिबल ऑयल जैसी चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा सकती है। इसके अलावा आयात होने वाले कुछ कच्चे माल पर भी राहत मिल सकती है। इससे कई उत्पादकों के दामों में कमी आ सकती है। तो दोस्तों कई आयातों पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगता है, उस पर भी कटौती किए जाने पर विचार चल रहा है। तो दोस्तों दरअसल सरकार महंगाई को थामने पर विचार कर रही है ताकि ब्याज दरों में इजाफा होने से अर्थव्यवस्था पटरी से ना उतर पाए। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय और पीएमओ के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह में इस संबंध में मीटिंग की थी। शायद उसके बाद ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर राहत का फैसला
फैसला लिया गया है। अब अगले चरण में कुछ और चीजों में भी राहत दी जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों पर 80% है असरदार वैक्सीन का तीसरा डोज, फाइजर का दावा। और दोस्तों 24 घंटे में 1135 नए केस। तो दोस्तों फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन के 3 डोज 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों पर 80% प्रभावी पाए गए हैं। वैक्सीन के 3 डोज के बाद बच्चों में ओमिक्रॉन के खतरे को कम कर सकते हैं। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे में पता चला है कि वैक्सीन की तीसरी डोज का प्रभाव सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों सीईओ के उग्र साहिन ने बताया है कि इस हफ्ते हम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए अनुमति का आवेदन करेंगे। फाइजर के सीईओ एल्बर्ट बोर्ला बोले, उम्मीद है कि जल्द ही 6 महीने से 5 साल के बच्चों के लिए यह वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसी के साथ दोस्तों इधर देश में अभी भी रोजाना 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कुल 1135 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसमें 1268 मरीज ठीक हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि पहली बार किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। अभी 13,636 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों महामारी की शुरुआत से अभी तक देश में 4.31 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 4.25 करोड़ ठीक हुए हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रूस यूक्रेन वॉर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, समानताओं के मुद्दे पर करेंगे बातचीत। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मंगलवार को टोक्यो में शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि क्वाड ने कम समय में ही अपनी अलग अलग जगह बना ली है। हालांकि सम्मेलन में शामिल होने के साथ ही वे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मानव अधिकारियों से लेकर रूस के मुद्दों पर भी मतभेद के बावजूद राष्ट्रपति जो बाइडेन मंगलवार को बातचीत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वे उक्त मुद्दे पर एक राय बनाने को लेकर बात करेंगे। तो दोस्तों आधिकारिक के अनुसार क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के साथ शामिल होने के अलावा पीएम मोदी और बाइडेन अपनी खुद की बैठक आयोजित करेंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये 1 साल में दूसरी बार मुलाकात है। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान इससे पहले सितंबर 2021 में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कांग्रेस की टास्क फोर्स 2024 में प्रियंका गांधी की एंट्री, नई टीम में बागी नेताओं को भी जगह। तो दोस्तों कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप और टास्क फोर्स 2024 के गठन का ऐलान किया है। पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में राहुल गांधी को सदस्य बनाया गया है, जबकि टास्क फोर्स 2024 में प्रियंका गांधी को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। तो दोस्तों नेतृत्व परिवर्तन की उठती मांग के बीच कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप ऑफ टास्क फोर्स 2024 का गठन किया है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट को जगह दी गई है। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में उदयपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर बुलाया था। इस दौरान सोनिया गांधी ने कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की बात कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप और टास्क फोर्स के गठन का भी ऐलान किया था। सोनिया गांधी ने तत्काल प्रभाव से पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप, टास्क फोर्स और सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर भारत जोड़ो यात्रा के गठन का ऐलान किया है। इसी के साथ दोस्तों इन सदस्यों के पास अपनी टीम होगी, इन्हें लेकर बाद में जानकारी दी जाएगी। ये टास्क फोर्स उदयपुर नव संकल्प घोषणाओं और 6 समूहों की रिपोर्ट के आधार पर काम करेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली को मिला नया उपराज्यपाल, खादी को ब्रांड बनाने वाले विनय कुमार सक्सेना एलजी बनाए गए, अनिल बैजल की जगह लेंगे। तो दोस्तों खादी को ब्रांड बनाने वाले विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे फिलहाल खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं। सक्सेना अनिल बैजल की जगह लेंगे। तो दोस्तों बैजल ने 18 मई को ही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। तो दोस्तों सक्सेना कॉर्पोरेटर वर्ल्ड से आने वाले ऐसे पहले शख्स है जिन्हें एलजी बनाया गया है। अमूमन दिल्ली में उपराज्यपाल के पद पर रिटायर आईएएस और आईपीएस ही नियुक्त किए जाते रहे हैं। सक्सेना 27 अक्टूबर 2015 से खादी और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष थे। उन्होंने कॉर्पोरेट से लेकर एनजीओ क्षेत्र में काम किया। इन्हें कॉर्पोरेट साइंटिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों विनय कुमार सक्सेना के कार्यकाल में खादी के कारोबार में 248% की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने केवल 7 सालों
में 40 लाख नए रोजगार दिए थे। इसी के साथ दोस्तों ग्रामोद्योग आयोग ने 1.15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया था। उन्होंने खादी को ब्रांड बनाने के लिए कई मार्केटिंग कैंपेन किए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रेल किराए में सीनियर सिटीजन को 50% छूट पर बड़ा अपडेट। तो दोस्तों कोरोना के मामले में कमी आने के बाद भारतीय रेलवे की तरफ से धीरे धीरे करके सुविधाएं बहाल की जा रही है। पिछले दिनों रेलवे ने सफर में बेड रोल की सुविधा शुरू कर दी है। इससे पहले ट्रेनों में अनरिजर्व्ड कोच लगाने की भी सुविधा शुरू की जा चुकी है। इसके बाद यात्री कम दूरी की यात्रा पहले से कम खर्च में कर पाएंगे। लेकिन रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन को टिकट में दी जाने वाली छूट शुरू नहीं की गई है। इसको लेकर लोगों की तरफ से काफी मांग भी की गई। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से कोरोना काल से पहले तक वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% की छूट दी जाती थी, लेकिन साल 2020 में कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार ने इसे निलंबित कर दिया था। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सांसद विनय विश्रम ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल किराए में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट फिर से शुरू करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से निलंबित इस सुविधाओं को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों विश्रम की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली छूट वापस लेने से करोड़ों बुजुर्गों पर असर पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा है कि उस समय यह निर्णय कोविड को ध्यान में रखकर लिया गया था, लेकिन अब वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से ये उस सुविधाओं को बार बार शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के मुख्य खेल समाचार की ओर। ये विस्फोटक बल्लेबाज बनेगा राहुल का ओपनिंग पार्टनर, अफ्रीकी टीम को कर देगा तहस नहस। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अगले महीने 9 जून से 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। इस T20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 जून को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। सेलेक्टर्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज के KL राहुल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे और बल्लेबाजी में वह ओपनिंग करते हुए भी नजर आएंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार कौन सा बल्लेबाज KL राहुल का ओपनिंग पार्टनर बनेगा। तो दोस्तों यह बल्लेबाज पल भर में मैच पलटने में माहिर है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत के कप्तान KL राहुल अपना ओपनिंग जोड़ीदार ईशान किशन को बना रहे हैं। ईशान किशन बाएं हाथ के बल्लेबाज है। ऐसे में ओपनिंग में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को देखते हुए KL राहुल उन्हें टीम इंडिया से बाहर नहीं होने देंगे। तो दोस्तों ईशान किशन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है और वह क्रीज पर आते ही बड़े से बड़े गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हैं। ईशान किशन कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल देते हैं। ईशान किशन अगर चल गए तो वह भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जिता सकते हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।